हाय रीना। हेलो रूबी। हेलो रीना। विनीता, थैंक यू सो मच, आप आए ऑल द वे। एंड रूबी, थैंक यू सो मच। रूबी एक मॉन्टेसरी टीचर रह चुकी हैं, प्री स्कूल के बच्चों को सिखाते थे, और फिर अब उनका बेटा अर्नव जो कि 18 इयर्स का है। विनीता एक पेरेंट हैं, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, और उनका बेटा 20 इयर्स ओल्ड है अभी। तो रूबी और विनीता हमें बताएंगे कि उनका सफ़र कैसा था, यू नो। तो लेट्स नो मोर अबाउट करण एंड अर्नव एंड द लाइफ। बिफोर स्टार्टिंग थैंक यू रीना कि आप ये अवेयरनेस कर रहे हैं, क्योंकि ऑटिज़म जितना ज़्यादा अवेयर हो उतना अच्छा है। सोशल मीडिया तो सबसे अच्छा माध्यम है इसको स्प्रेड करने के लिए। सो थैंक यू एंड आई होप हमारे सफ़र से किसी को ज़रूर फ़ायदा हो। बहुत सारों को होगा, बहुत सारों को। सो रूबी, जब बहुत छोटा था अर्नव, कैसे पता चला कि कुछ तो सही नहीं हो रहा है, या यू नो कहीं डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है? तो क्या हुआ था एग्जैक्टली? 1.5 और 2 साल के बीच में अर्नव तब तक बोल नहीं रहा था, और वो जो भी नर्सरी राइम्स के एक्शंस करता था वो भी धीरे धीरे कम होने लगे। लाइक ट्विंकल ट्विंकल के सारे एक्शंस करता, लाइक ट्विंकल ट्विंकल सारे एक्शंस कर लेता था। फिर अचानक से वो सब भी बंद होने लगा। फिर वो भागने लगता था, अपने आप में रहने लगता था। तो हमारे एक नज़दीकी फ्रेंड थे जो कि साइकेट्रिक मेडिसिन्स के सेल्स में थे। उन्होंने कहा कि आप एक साइकेट्रिस्ट को क्यों नहीं दिखाते हैं। तो हम तो ऐसे ही गए फॉर अ रेगुलर चेकअप, और जाके फिर पता चला कि हाँ, अर्नव को ऑटिज़म है। आपको कैसे पता चला था विनीता? करण रेगुलर चेकअप के लिए पीडियाट्रिशियन के पास गए थे हम। तो करण उस समय 2 साल का था। तो उन्होंने बोला कि बात नहीं कर रहा है तो आप इसका बेरा टेस्ट कराइए। फिर बेरा टेस्ट नॉर्मल आया। मैं बहुत खुश थी रीना। बेरा टेस्ट सुनने के लिए हाँ, है ना? हाँ। और फिर वो मैं खुश थी, पर उन्होंने कहा कि दिस इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न, और फिर उन्होंने फर्दर टेस्ट के लिए भेजा और ही वॉज डायग्नोस्ड टू बी ऑटिस्टिक। इट वॉज अराउंड 2 years ऑफ बट एज। किस वजह से आप गए थे? वो रेगुलर चेकअप के लिए जा रहे थे। हाँ, और मैं निकल के आ रही थी रीना। माई मदर कैजुअली पुट इन अ कमेंट कि ही स्टिल डज नॉट टॉक। वी वर कंसिडरिंग इट टू बी ओके, वी थॉट ही वुड स्पीक लेट एंड ऑल दैट, बट माई मदर generally told the doctor कि he is not speaking as yet. So the doctor sent us for the Bera test and then rest is history. और एक भी था कि हमारे साथ ही, अर्नव के साथ ही उसका एक फ्रेंड था जो उससे 10 साल का छोटा था। तो उसके कंपैरिजन में 10 दिन का छोटा था, सॉरी। तो उसके कंपैरिजन में साथ में आप देख, हाँ, हम देखते थे कि अर्नव उतना नहीं कर पा रहा है जितना कि वो बच्चा कर पा रहा है। जैसे वो कहीं उसको बाहर जाना था तो पापा के शूज़ लाके पापा को दे देता कि अभी चलो। तो हमें लगता था नहीं, अर्नव तो ये सब अभी तक नहीं कर रहा है। तो हमें ऐसे भी लग रहा था कि कुछ तो मतलब ठीक नहीं जा रहा है। तभी जाके वही पीडियाट्रिशियन ने बोला कि ठीक है, 2 साल तक तो वेट कर ही लेंगे, फिर बेरा टेस्ट करेंगे। तब फिर पता चला कि ऐसा कुछ है। जब विनीता डायग्नोसिस मिला कि ऑटिज़म है, तो क्या आपकी रिस्पॉन्स क्या था, कैसे था? फिर उसके बाद का स्टेज जो था वो कैसा था? तो रीना, एक्चुअली ये ऐसा कह सकते हैं कि इग्नोरेंस इज ब्लिस वाली बात है। तो डॉक्टर ने क्लियरली बोला था कि इट्स नॉट अ डिजीज़, इट्स अ डिसऑर्डर, एंड इट इज़ ऑटिज़म एंड इट्स नॉट अ डिजीज़, इट्स अ डिसऑर्डर। और उन्होंने करण को विटामिन बी की थेरेपी पे रखा था। पर मुझे समझ में नहीं आता था कि डिसऑर्डर और डिजीज़ में क्या फ़र्क होता है, ये भी नहीं समझा। मुझे लगा ठीक है ना, अच्छा हो गया, डायग्नोसिस हो गई है, दवाई दे देंगे, ठीक हो जाएगा। तो इसलिए वो सीपन होने में मुझे काफ़ी समय मिल गया, एंड देयरफॉर इट डिड नॉट स्ट्राइक मी वेरी हार्ड, आई थिंक। हमने तो कभी ऑटिज़म वर्ड सुना भी नहीं था, ना उसकी स्पेलिंग भी आती थी। फिर जब गूगल किया तो पता चला कि जो भी सिम्टम्स थे सारे के सारे अर्नव में थे। तो जब साइकेट्रिस्ट ने हमें बताया कि इसको ऑटिज़म था, तो मैंने पहले ही पूछा कि ये स्कूल जा पाएगा ना, रेगुलर स्कूल जा पाएगा ना। एक माँ के लिए मतलब बच्चा स्कूल जाए ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो हमने रेगुलर स्कूल जा पाएगा ना वो।
फिर बाद में जब सब सिम्टम्स पड़े तो वी वर वेरी हार्ट ब्रोकन, पर फिर भी मैंने सोचा कि हाँ 2 साल में तो मैं बेटे को ठीक करके ही रखूँगी, मतलब मैं बहुत मेहनत करूँगी और 2 साल तक मैं उसको ठीक कर दूँगी। फिर बाद में पता चला कि नहीं, ये तो लाइफ लॉन्ग का मैटर है, ज़िंदगी भर इसका चलने वाला है। तो उसी को एक्सेप्ट करते करते थोड़ा टाइम लगा। कितना टाइम लग गया लगभग? जब 2 साल बीत गए तब लगा नहीं, और हमें तभी एक तो हमें उतनी समझ भी नहीं थी ऑटिज़म के बारे में, तो जब धीरे धीरे हम बच्चे को समझने लगे, ऑटिज़म के बारे में समझने लगे, तब हमें लगा कि नहीं, अब तो ये ज़िंदगी भर का सिलसिला रहेगा। विनीता, जब ये पता चला कि ऑटिज़म है तो आपने फैमिली में कैसे डिस्क्लोज़ किया इस बारे में? पर रीना, जैसे ये कोई इम्पोर्टेंट बात लगी ही नहीं, लगा कि छोटा सा कोई, मतलब कोई तो भी डायग्नोसिस है, दवाई देंगे ठीक हो जाएगा, तो इसमें कोई डिस्क्लोज करने या हाइड करने जैसी कोई बात लगी ही नहीं ना रीना। तो इट वाज लाइक वी जस्ट वेंट विद द फ्लो फॉर लाइक टिल वी रियलाइज लाइक अ कपल ऑफ years, एंड आई थिंक ग्रेजुअली family members also knew, they learned as we learned probably. या आई एग्री कि मेरे पेरेंट्स, इन लॉज, ब्रदर्स, सिस्टर्स सब यहीं पे हैं, तो हम सभी सीख रहे थे कि ये कैसे हम लोग इसको डील करें। तो इन लॉज वर अ बिग सपोर्ट, पेरेंट्स वर ऑल्सो, सब बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि जब मुझे कभी थोड़ा फ्री टाइम चाहिए था तो उन लोग टेक ओवर करते थे। तो फिर इस तरह से सब हम मिल बांट के ही अर्नव को बड़ा किया। तो दे वर माय सपोर्ट सिस्टम, पूरा मेरे मतलब सबका हाथ है उसको बड़ा करने में। और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि किसी ने मुझे ब्लेम किया कि नहीं ये तुम्हारे वजह से अर्नव ऐसा हुआ, ऐसा तो कभी नहीं। द होल फैमिली वॉज वेरी वेरी सपोर्टिव एंड आई रियली टचवुड कि दे वर देयर बाय माई साइड। रूबी, अगर जब डायग्नोसिस मिला तब हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन में कुछ चेंजेस आते हैं उसकी वजह से? ये पूरा ही एक अजीब सा सिस्टम है, क्योंकि माँ इतनी बिज़ी हो जाती है बच्चे की थेरेपी को लेकर, और हस्बैंड ऑफिस में इतना बिज़ी हो जाता है, तो समहाउ माँ बेटे एक यूनिट हो जाते हैं और फादर फील्स लेफ्ट आउट। और इसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक है मी टाइम और दूसरा इज़ आर टाइम। मी टाइम इज़ मुझे थोड़ा फ्री टाइम मिले, आर टाइम इज़ द टाइम जो हस्बैंड वाइफ थोड़ा एक साथ में गुजारे। तो इसको हम कैसे ठीक करें? तो हमने सोचा कि अगर पापा उसके एक्सरसाइजेज़ एंड आउटडोर गेम्स में अगर हिस्सा लेते हैं तो बेटे और पापा का बॉन्ड बहुत अच्छा हो जाता है। तो उस टाइम पे मुझे भी मी टाइम मिल जाता है। और फिर ऐसा होता है कि अभी मेरे हस्बैंड और बेटा इतने अच्छे पैल्स हैं कि वो लोग हर जगह साथ में जाते हैं। हेयर कटिंग ले लो, खाने को अर्नव को बहुत पसंद है, तो खाना, वॉक करना, उसको जॉग भी करा लेते, तो सब इन लोग अभी एक साथ करते हैं। और आर टाइम ऐसा हो गया है कि हम तीनों एक साथ रहते हैं। अगर अभी कोई ऐसा फंक्शन हो जहाँ सिर्फ हम जाते हैं, तो वहाँ जाके भी ऐसा लगता है कि अर्नव होता तो इसको ये खाना बहुत पसंद है, वो खाना बहुत पसंद है। सो नाउ आर टाइम इज़ ऑल 3 of us, और हम हर जगह जाते हैं, अर्नव को हर जगह ले जाते हैं। सो नाउ आवर फैमिली इज़ कम्प्लीट। तो इट्स वेरी गुड, बिकॉज यूजुअली कैसे होता है कि जब डायग्नोसिस मिलता है तो डिस्टेंस बढ़ जाता है, बट यहाँ पर सब इकट्ठे हो गए हैं। सो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। अर्नव इज़ ऑन इन दो माई हस्बैंड शैडो। तो मतलब घर पे घुसते ही, ऑफिस से आते ही पूरे टाइम अर्नव उनके पीछे घूम जाता है। सो नाउ आई एम दी वन लेफ्ट आउट। विनीता, इतना लंबा सफ़र है आपका ऑटिज़म के साथ, करण के साथ, रादर जब से डायग्नोसिस मिला, ये पूरे फेज़ में सबसे मुश्किल क्या लगा आपको? मुझे लगता है जब करण 11 साल का था रीना, क्योंकि वो 2-2.5 साल में उसकी डायग्नोसिस हुई, एंड वेरी सून ही मीन्स आई वॉज गाइडेड टू अ स्पेशल स्कूल, बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वो स्कूल वाले लोगों की फ़िलासफ़ी थी नो थेरेपी, नॉर्मल एनवायरनमेंट दीजिए तो बच्चा अपने आप सीखेगा एंड ऑल दैट।
तो करण को 11 साल तक कोई थेरेपी वेरेपी कुछ नहीं कराई थी हमने, सब जगह बाहर लेके जाते थे, गिव एज मच एक्सपोजर एज पॉसिबल एंड ऑल दैट, तो दे सर्टनली हेल्प्ड हिम। बट 11 साल का जब करण हो गया ना रीना, तो वो खुद को सेल्फ हिटिंग और बहुत सारे बिहेवियरल इश्यूज, जंपिंग, नॉट स्लीपिंग थ्रू द नाइट फॉर डेज टुगेदर, लाइक 7-8 डेज टुगेदर, ओवरलोड हो गया। और वो और फिर उन लोगों ने वन फाइन डे वो स्कूल वालों ने कह दिया कि हम नहीं देख सकते हैं, एंड हमने इतने दिन देखा, तो यू शुड बी ग्रेटफुल टू अस दैट वी हेल्प यू नॉट सेंड योर चाइल्ड टू द मेंटल असाइलम। एंड दैट वाज द फेज व्हेन इट हिट हार्ड कि कोई करण को समझ नहीं रहा है। जिन्होंने 7-8 साल मतलब समझने की गारंटी दी, या जिन्होंने हमको करण को समझने में मदद की, वो लोग अचानक ऐसी बातें कर रहे हैं। तो वो 2-3 साल बहुत ख़राब किया रीना, टिल वी फाउंड अ थेरेपिस्ट हु वुड अंडरस्टैंड करण एंड हेल्प अस अंडरस्टैंड करण। तो उसके बाद अगेन वो एक फेज, मतलब एक प्रोसेस चला, एक असेंडिंग प्रोसेस चला, एंड इट्स स्टिल ऑन, एंड देन इट्स गुड. But that was a certain phase, there was a certain phase like 10 to say 12-13 years of age, Karan, that was a very bad phase. When people gave up on him, Yeah, that's the phase yes, that you yes, felt was Reena. most difficult. Yeah. Because when they gave up on him, you also felt that there's nothing. And I didn't know, and सचमुच में मुझे भी नहीं पता था ना कि करण को क्या करना है, मतलब मुझे उसको हेल्प करना नहीं आता है, और किसी को आता नहीं, और कोई हेल्प नहीं कर सकता है, और किसी को पता नहीं है, मतलब मुझे लगा तो दुनिया में किसी को ही नहीं आता है करण को संभालना, वैसा हो गया था. आपके लिए क्या मुश्किल था रूबी? एक तो अर्नव को समझना, वो क्या चाहता है, उसके दिमाग में 24 घंटा क्या चल रहा है. तो मैं अगर कुछ भगवान से मांगूंगी तो बोलूँगी कि एक दिन दे दो मुझे उसके दिमाग में जाके, कि एटलीस्ट वो चाहता क्या है, वो सोचता क्या है, वो भी अगर पता चल जाए. क्योंकि कुछ 100 किताबें रहेंगे नॉर्मल बच्चों को ये बड़ा करने के, और फिर एक जब हम यंग मदर्स थे ना, तो उतने एक्सपोजर, उतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो हमें पता भी नहीं था कि कौन सी बुक पढ़नी है. तो वो एक बहुत डिफ़िकल्ट मतलब सिचुएशन था कि हम समझ ही नहीं पाते थे कि अर्नव को चाहिए क्या. और क्योंकि ऐसा है ना कि बच्चा ठीक है, ऑटिज़म है, उसको कुछ नॉर्मल नहीं है, तो हम लोग अननोइंगली उसको सब कुछ दे रहे थे. तो उससे ऐसा भी हुआ कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, रोने लगता था, तो घंटों रोता था और रात भर रोता था. तो हमें समझ में ही नहीं आता था कि करना क्या है. तो यहाँ पे मुझे थेरेपिस्ट लोग आके बहुत हेल्प किया. सो वहाँ जाके हमें पता चला कि जो भी वो करता था, वो टैंट्रम्स था, उसको कैसे हैंडल करना है, वो सब हमने थेरेपिस्ट लोग से सीखा. सो दिस इज़ द ओनली थिंग कि हाँ, उसको समझना. सो आपके लिए था कि अर्नव को कैसे समझना है, और आपके लिए था कि जब लोगों ने गिव अप कर दिया करण. और बेसिकली वही समझना ही था ना रीना, कि पता नहीं था कि करण ऐसा क्यों कर रहा है, और हम क्या कर सकते हैं उसको हेल्प करने के लिए. मुश्किल बात है कि बच्चे को समझ पाना, यही सबसे मुश्किल. इवन आई, और एक बार जब हमको समझ में आया कि उसको क्या चाहिए, तब लाइफ वाज मच बेटर. यस, कि एटलीस्ट वो बोलना क्या चाहता है, उसके नज़रिए से जब हमने देखना शुरू किया, उसको जब ये एहसास दिलाया कि हमें समझ में आ रहा है कि आपको क्या चाहिए, तब वो जाके हम एक बॉन्ड जो फॉर्म करना था उसे, क्योंकि वो अपने ही दुनिया में था, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया था कि उसके साथ एक बॉन्ड करना, कि उसको अपने दुनिया में लाना. तो वो फेज़ था जो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट रहा हमारे लिए. आई वुड एग्री, यस, है ना, क्योंकि उसको समझना, और क्योंकि अब जाके हम थोड़ा इंटरेक्ट कर लेते, वो भी बोल पाता है उसको क्या चाहिए, तभी तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं समझ में आता था. विनीता, स्कूल कैसा था? स्कूलिंग इजी था, मुश्किल था, कैसा था आपके लिए, करण के लिए? करण, मुझे लगता है जैसे नॉर्मल सारे बच्चे 2 साल की उम्र में प्ले स्कूल जाते हैं, करण वैसे गया था. लेकिन फिर किसी ने मुझे 4-6 महीने के अंदर ही ये स्पेशल स्कूल के बारे में बताया,
और उनकी फ़िलासफ़ी भी सुनने में उस समय बहुत अच्छी लग रही थी कि कोई थेरेपी नहीं, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, गिव देम लॉट्स ऑफ एक्सपोजर एंड दे लर्न फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड ऑल दैट। तो करण वहाँ गया तो he started pretty early in the special school, around 3 years of age, and he was there for 7 years, Reena. And then और मैं करती रही वो लोग जो कहते थे ना, मैं वो करती गई। करण को हर मॉल लेके जाना, हर कुछ किया, एंड इट हैज़ रियली हेल्प, लाइक लॉट्स ऑफ थिंग्स हेल्प, बट उसकी सेंसरी नीड्स को उसने मतलब अटेंड नहीं किया गया। और फिर उसको वो 10 साल की उम्र में बहुत सारे बिहेवियर्स आए, और देन दैट वाज द टाइम व्हेन पीपल गिव अप ऑन हिम। तो देन आई रियलाइज द नीड ऑफ थेरेपी। मतलब काफ़ी लेट हो गया था, काफ़ी लेट हुई थी। जैसे लोग कहते हैं अर्ली इंटरवेंशन होना चाहिए, लेकिन करण स्टार्टेड थेरेपी ओनली एट द एज ऑफ 11। आपका क्या एक्सपीरियंस था स्कूलिंग का? मुझे तो कहा गया था पहले ही कि अर्नव नॉर्मल स्कूल नहीं जाएगा, तो समहाउ एज अ मदर मुझे लगा कि नहीं, मुझे उसको एक मौका तो देना चाहिए, एक ट्राई करके देख लेते हैं, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो हमने उसको प्री स्कूल में डाला। ऑब्वियसली वो रेडी नहीं था, तो दो प्री स्कूल से हमें बोल दिया कि आप लोग अभी निकल जाओ। फिर उसका इतना रोना रहता था, तो बहुत सारे थेरेपिस्ट के पास भी हमें जाना बंद करना पड़ा। तो बाद में जब कोई एक ऐसा प्री स्कूल मिला जहाँ मुझे बैठने दिया, तब जाके वो एटलीस्ट हैंडल हो सका, क्योंकि जाहिर था कि ही नीडेड अ शैडो टीचर। और मेरे टाइम पे तभी जब अर्नव छोटा था, उस समय शैडो टीचर्स भी उतना अलाउ नहीं करते थे, और पेरेंट्स को तो बिल्कुल भी नहीं अलाउ करते थे। तो मैं रेडी थी बैठने के लिए बेटे के साथ, तो उन लोग ने फिर भी नहीं अलाउ किया। तो ये जो एक स्कूल था, वहाँ पे उन लोग ने अलाउ किया। तो वहाँ पे जाके हमें ये भी पता चला, क्योंकि वहाँ जाने के बाद वो लोग नर्सरी राइम्स ये सब कराते थे, और मैं हमेशा उसको गा के सुनाती थी। फिर एक ऐसे दिन हुआ कि मैं नर्सरी राइम्स गा रही थी और ही फिल्ड इन द गैप्स। तो हमें लगा ओ माय गॉड कि ये इट हेल्प्ड, क्योंकि एक वहाँ जाके हमें पता चला कि उसने सारे नर्सरी राइम्स पिकअप कर लिए थे, और फिर धीरे धीरे वो उसने फिल अप द ब्लैंक्स, और फिर खुद से मेरे पीछे पीछे बोलने लगा। पर वहीं थेरेपिस्ट के पास नहीं, मतलब जब ना कर दिया था, और प्री स्कूल्स भी जब ना कर दिए थे, तभी मुझे एकदम वी हैड रीच्ड रॉक बॉटम। तभी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, पर उससे भी हम बाहर निकले, सो दैट वाज गुड। वो भी रेगुलर स्कूल में रहने से क्या फ़ायदा हुआ, और आपको कब लगा कि वो अर्नव को मदद नहीं कर रहा है? तो जब वो स्पेशल स्कूल में ही गया, जहाँ पे एकेडमिक वाज द मेन फोकस, तो वहाँ पे एक था कि एक रूटीन था, वो डिसिप्लिन्ड हो गया। जो रोना इतना था वो सब कम हो गया, तो डिसिप्लिन्ड हो गया, और एक जगह बैठना सीख गया। बस यहीं तक जो भी था वहाँ पे हेल्प किया। दो उसकी कैपेसिटी थी, वो बैकग्राउंड से वो पढ़ाई वो सब देख के कर लेता था, पर असली पढ़ाई तो मैं ही घर पे करा रही थी, और उसकी कैपेसिटी भी 1 और 1 था कि एक टीचर एक बच्चा हो, जो वहाँ उसको मिल भी नहीं रहा था। तो अगर कुछ पढ़ाई हो भी रही थी तो मेरे से ही हो रही थी। तो इट वाज क्वाइट क्लियर कि वहाँ स्कूल उसे हेल्प नहीं कर रहा था, तो वो तो मैं घर पे भी करा सकती थी सिलेबस लेके। तो इट डिडंट हेल्प। How old was Arnab then? अर्नव वॉज अराउंड 6 to 7 years, तो वहाँ पे भी वो फिर भी 3 साल गया। सो 10-11 साल तक वहाँ पे गया, क्योंकि 11 साल के बाद मैं वापस, जो भी हम एकेडमिक्स के पीछे इतना भागते हैं, वो करने के बाद वापस हम रीना के पास आए। क्यों? क्योंकि उसका वो बेस फॉर्म करना था जो कि मिसिंग था, क्योंकि हम एकेडमिक्स के पीछे भागते हैं, पर मेन चीज़ पीछे ही रह जाता है। तो टिल 11 years तक हमने एकेडमिक्स के पीछे ज़्यादा जोर दिया था। ज़्यादा मतलब सभी चल रहे थे, पर उसमें इतना टाइम चला जाता था। बच्चा अगर पूरे दिन वहाँ पे, आधा दिन वहीं पे रहता है, 5 घंटा अगर वहीं पे रहता है, फिर वक्त कहाँ मिलता है। सो रूबी, अगर बच्चा रेगुलर स्कूल नहीं जा पा रहा है
फॉर सम रीज़न और द अदर, या नहीं कोप कर पा रहा है, तो और क्या ऑप्शंस हैं? ऑप्शंस तो थेरेपी ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो थेरेपी में ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी एंड बिहेवियरल थेरेपी तीनों भी एक साथ ही करना चाहिए, क्योंकि जब तीनों एक साथ होता है तभी बच्चा कुछ प्रोग्रेस कर पाता है। तो एक थेरेपिस्ट ने मुझे कहा था कि इसके एक बच्चे का पहला बेस बनना चाहिए। जैसे फर्स्ट उसको एक जगह बैठना चाहिए, उसकी आई कांटेक्ट आना चाहिए, फिर कंप्लायंस जो मतलब सुनना चाहिए कि आप जो बोल रहे हो वो सुनना चाहिए, फिर जाके वो इमिटेट करेगा आपको, और फिफ्थ होगा कि चलो अभी कुछ स्किल वो सीख पाए। एनी स्किल, आप राइटिंग स्किल बोलो या स्पीच बोलो, कुछ भी हो, जो भी स्किल है, तब जाके वो कर पाएगा। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि बच्चे का बेस, तो अब जब तक वो बेस नहीं रेडी है तो आप उसको स्कूल में डाल के भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। मतलब बच्चा बहुत स्ट्रगल करता है। सो हमने जब अर्नव कुडंट कोप इन नॉर्मल स्कूल, तब जाके हम व्हेन वी केम बैक टू थेरेपी, तब हमें ये वापस बेस से ही शुरू करना पड़ा, क्योंकि उसकी बेस, आपने ही कहा था कि ये बेस, क्योंकि पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि वो ये सब नहीं कर पाए। तो क्या होता है, पढ़ाई तो वो बाद में भी कर लेगा, होम स्कूलिंग भी किया जा सकता है, पर ये जो बेस था वो बहुत इम्पोर्टेंट था फॉर्म करना। ये जिस बेस के लिए बोल रही है, तो मुझे लगता है कि दैट बेस हेल्प्स द चाइल्ड टू बी एट पीस विथ हिमसेल्फ। और जब आप व्हेन यू आर नॉट एट पीस विथ योरसेल्फ, तो फिर लर्निंग का तो कोई कोपिंग की इतनी इश्यू हो जाती है ना, वो बच्चे को हम मतलब एक भीड़ वाले रास्ते में हम छोटे बच्चे को अगर छोड़ दो तो वो इधर उधर देखेगा, ही विल बी सो डिस्टर्ब्ड। तो हम वैसे ही करते हैं। अब इतना बड़ा क्लास में अगर उसको हम छोड़ दें विदाउट ही हैविंग इवन कि वो क्या मांग सकते हैं, एक खुद को कुछ खाना भी नहीं मांग सकता, तो पढ़ाई तो बहुत बाद की बात है। व्हाट डू यू थिंक सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर वर्क करना चाहिए किसी भी बच्चे के साथ जिसको ऑटिज्म का डायग्नोसिस है? तो क्या है जिस पे ज़्यादा काम होना चाहिए? मेरे हिसाब से ADL, जो कि एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग जिसको कहते हैं, आम अपने एक बच्चे को खुद को इंडिपेंडेंट करने के लिए क्या चाहिए वो सीखना, खाना खाना, कपड़ा पहनना, नहाना धोना, टॉयलेट, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही हमारे बच्चे डिफरेंट होते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि हम दूसरों से भी अलग है। तो ये चीज़ें एटलीस्ट उनको आएगा, है ना। तो अगर बच्चा कुछ कर सके, मतलब खुद से ब्रश भी कर ले, तो उनको वो जो कॉन्फिडेंस मिलता है, वो जो उनको लगता है कि हाँ चलो मैं भी कुछ कर रहा हूँ, तो ये एरिया ऐसे भी ये उसके ज़िंदगी में पहले काम आएगा। तो ये ADL को कवर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे पता है आपने कहा था कि 5 साल से उसको अपने आप को आफ्टर ही गोज़ टू द टॉयलेट उसको क्लीन करने आना चाहिए। बोलते 5 साल का बच्चा कैसे कर पाएगा? बोलते अभी से अगर आप शुरू करो तो जाके वो, तो हमने भी तभी से शुरू किया, उसको आया नहीं, बीच में छोड़ दिया, फिर जब हमने शुरू वापस किया तब उसको आ गया। पर इतना टाइम लग सकता है, एक चीज़ को कवर करने भी इतना टाइम लग सकता है। फिर दूसरा एक चीज़ है कम्युनिकेशन, जो वो बच्चे को बताना कि उसको क्या चाहिए, चाहे कोई भी माध्यम हो। कम्युनिकेशन का मतलब है कि मैं एक दूसरे इंसान को अपनी जो चाहत है वो समझा सकूं और वो समझे। तो स्पीच, पॉइंटिंग, जेस्चर्स, ये सब पिक्चर्स, ये सब मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। मैंने आपको इंटरप्ट इसलिए किया था क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लगता है अगर ऑटिज्म का डायग्नोसिस है तो अगर स्पीच आ गई तो बच्चा आगे के माइलस्टोन्स जो होते हैं स्पीच रिलेटेड, कम्युनिकेशन रिलेटेड, लैंग्वेज रिलेटेड, वो अपने आप आ जाएंगे। तो वो बात थी। एक और बैरियर है जो बोलते हैं कि अगर बच्चा जेस्चर्स करे तो वो नहीं बोलेगा, तो उसी को वो ये, पर एक्चुअली जेस्चर्स, पॉइंटिंग, ये सब स्पीच को फैसिलिटेट करते हैं, मतलब उसको और आसान कर देता है कि वो बच्चा बोले। स्पीच भी एक माध्यम है, ये भी एक माध्यम है। तो जो बच्चा बोलने में उसको इतनी तकलीफ़ होती है और उसी पे हम जोर दे तो बच्चा तो कभी बोलेगा ही नहीं, जबकि अभी भूख लगी है ऐसे कर दे, हाँ,
बहुत पानी पीनी है, ऐसे करते, तो वो उसके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। तो कोई भी मोड से, सेल्फ कोई हेल्प भी मोड स्किल से। से दूसरा कम्युनिकेशन है। और तीसरा पॉइंट है सेल्फ रेगुलेशन, कि वो अपने आप को, अपने सेंसेस को कोई भी नॉर्मल तरीके से, एक्सेप्टेबल तरीके से ही सोसाइटी में रखे। जैसे मन किया तो किसी का भी छीन के खा लिया, कहीं पे भी भागने लगा, है ना। तो ये सब वो अपने सेंसेस, अभी सेंसेस को आप कंट्रोल कैसे करोगे, तो यहाँ पे ओटी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज सेंसरी ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज सेंसरी डाइट। अब एक इंसान खाना जो खाता है रोज अपने शरीर को चलाने के लिए, उसी हिसाब से ये सेंसरी डाइट इज़ अ मस्ट। तो मैंने एटलीस्ट कुछ 3 या 4 साल था कि जहाँ पे मैंने विदाउट फेल रिलीजियसली डेली उसकी वो एक फ्यू एक्सरसाइजेस थे जो कि उसकी ऑल दोज वेस्टिबुलर एंड ऑल डीप कंप्रेशन सारे के सारे, एंड बिलीव मी इतने इनपुट्स गए, उसके बाद अर्नव में एक चेंज आया। आई मीन ही वेंट काम, उसके जो भी सेंसरी वॉज फॉलिंग इन टू प्लेस। तो जब वो मेरा बेटा विदाउट सपोर्ट एक रूम में कभी नहीं बैठता था, उसको मतलब इतना डर लगता था, हमेशा ऐसे कहीं पे भी चिपक के बैठा रहता था। तो वो सारी चीज़ धीरे मेरे आंखों के सामने एक के बाद एक ऑल दोज प्रॉब्लम्स वर सॉल्विंग। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो एक एक्सेप्टेबल बिहेवियर हो जाता है, फिर वो खुद को कंट्रोल कर पाता है। सो दीज 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि ये तो जो कह रही वो सही है। उसके अलावा ना पेरेंट्स अगर काम हो जाए ना रीना, वो भी एक बहुत इन सारी चीज़ों को लर्न करने में फैसिलिटेट करेगा वो चीज़। तो यूजुअली हम बच्चे हाइपर होते हैं, तो हम कितना भी अगर हम पीसफुल नहीं रहेंगे तो बच्चे फिर शांत नहीं हो पाते हैं। नहीं, जब धीरे धीरे हमारा स्टेट ऑफ बीइंग आप कह रहे हो वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और वी शुड वर्क लाइक अपार्ट फ्रॉम वर्किंग विद द चाइल्ड, आई थिंक वर्क, हाँ, दैट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, आई वुड से। आप कुछ कह रहे थे? एक चीज़ मुझे और ऐड करना था कि बचपन में शायद सेंसरी डाइट, बच्चे छोटे होते तो वो सेंसरी डाइट एक्सरसाइज थेरेपी के साथ हो सकता है, पर मुझे ख्याल है आप ही ने कहा था कि ये जो पूरे सेंसेस को टुगेदर करने के लिए फिज़िकल एक्सरसाइज, जो कि रनिंग हो, स्विमिंग हो, स्केटिंग हो, ये बहुत ज़रूरी है। स्विमिंग एक ऐसी चीज़ है कि बच्चा का हाथ, पैर और आँखें सब एक साथ, और वो माइंड भी, तो सब एक साथ। और मुझे याद है कि जब हमने स्विमिंग स्टार्ट किया था, मुझे स्विमिंग नहीं आती थी, तो एक यंग थेरेपिस्ट थी, उन्होंने मुझे बोला कि नहीं आप कॉस्ट्यूम खरीदो। उन्होंने सब करके हमने स्विमिंग क्लासेस, मतलब शी ट्रेंड मी, और मैं जाके अर्नव को स्विमिंग, और तभी हमें पता चला कि अर्नव लव्ड स्विमिंग, उसको पानी इतना पसंद है, उसको रख दो पूरा दिन, ही वुड बी हैप्पी। तो तभी पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत सालों बाद कुछ ऐसा नॉर्मल कर रही हूँ कि एक स्विमिंग जैसी चीज़ वाज सो एन्जॉयबल एंड इट हेल्प्ड अर्नव। उसके बाद ही वो थोड़ा आफ्टर 6 years जब ये स्विमिंग शुरू किया, 1 साल में उसके थोड़े थोड़े वर्ड्स निकलने आए। सो इट वाज हेल्पिंग फॉर श्योर। और वो जो चीज़ है वो कंटिन्यू होते रहना भी उतना ही ज़रूरी है कि जब हाँ, बड़ा हो जाए तो नहीं, ये डाइट नहीं है। डाइट तो रहना ही है, कोई भी फॉर्म में हो, क्योंकि वॉकिंग ऐसे नहीं कि बड़े हो जाए बच्चे तो उन लोग हाइपर नहीं होते हैं। नहीं बाबा, हाइपर बहुत होते हैं, क्योंकि अभी भी हम फेस करते हैं। सो इट्स इम्पॉर्टेंट, डाइट, सेंसरी डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट। रूबी, कैसे पता चले कि आप कि कहाँ जाना है, थेरेपी कहाँ लेना है, किसके पास से करना है, आप सही जगह आए हो कि नहीं आए हो, और थेरेपी से फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये सब कैसे पता चले? एक तो हमें 2 साल लग गए प्रॉपर थेरेपिस्ट के पास जाके। ऐसा होता था कि फैंसी हॉस्पिटल्स होते थे, उनके वेल इक्विप्ड रूम्स होते थे, सब कुछ अच्छा होता था, पर वहाँ पे एक तो घंटे बैठने के बाद शायद 20 मिनट मिले, तभी तो एटलीस्ट ऐसा होता था। और उस 20 मिनट में भी थेरेपिस्ट 10 मिनट तो पेरेंट्स से ही बात करते थे, तो वो कुछ फ़ायदा तो हो नहीं रहा है। जस्ट बिकॉज
एक फैंसी जगह है, अच्छे इक्विपमेंट्स है, पर थेरेपिस्ट वहाँ पे बच्चे के साथ कैसे काम कर रहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता था। फिर जब हम आपके पास आए थे, मुझे ऐसा लगता था कि आपकी डायग्नोसिस वुड बी स्पॉट ऑन, अ नेल ऑन द हेड, एकदम परफेक्ट रहता था। और फिर क्या होता था, वी यूज्ड टू मूव, दूसरे प्रॉब्लम पे हम जाते थे, पर हम मदर्स क्या होते थे, बड़े इमोशनल हो जाते हैं कि हमें ऐसा लगता था कि हम ये जो डेवलपमेंट में वी यूज्ड टू गेट इमोशनली अटैच, ये लगता था कि हमारे बच्चे को ये भी नहीं आएगा। तो उस टाइम पे आप लोग यूज्ड टू बी क्लियर कि देखो अभी ये बच्चे को नहीं आ रहा है, अब वी शुड मूव अहेड। तो ये बहुत फ़ायदा करता था हमें। मुझे ऐसा लगता है कि आपको 2-3 सेशन में ही पता चल जाएगा रीना कि वो थेरेपिस्ट आपके बच्चे के साथ काम कर पाएगा कि नहीं। अगर वो कंफर्टेबल है और अगर वो थेरेपिस्ट कंफर्टेबल है आपके बच्चे के साथ, तो आई थिंक यू शुड कंटिन्यू एंड यू शुड सी वेयर इट टेक्स यू। बट बहुत बार ऐसा होता है ना रीना कि आप थेरेपिस्ट के पास जाएंगे और वो बोलेगा कि आप उसको दवाई दे के काम करिए और ये सारी चीज़ें, तो देन दैट इज़ द वार्निंग बेल एंड यू शुड नो दैट इज़ नॉट द प्लेस टू बी। आई मीन एट लीस्ट माई एक्सपीरियंस टेल्स मी दिस। यहाँ पे आई वुड लाइक टू ऐड, क्योंकि वो इतना कम टाइम पे रहता था, तो लोग बोलते थे कि ये बच्चा बैठेगा ही नहीं, तो फिर हम इस पे क्या काम। तो वो दैट वाज नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो आधे घंटे में बच्चा क्या सीख ले। इट वाज वेरी, आप कभी ऐसा नहीं किया कि बट पीपल से कि इसको मेडिसिन दो, बच्चा काम हो जाए, तब जाके हम कुछ काम कर पाएंगे। तो आप तो उसी में भी आप यूज्ड टू हेल्प द चाइल्ड एंड मेक हिम डू। तो मुझे नहीं लगता कि मैं जब भी अर्ली डेज़ में थी, सब जैसे आपके साथ हुआ, सब थेरेपिस्ट ने हाथ ऊपर कर ली थी। तो उन लोग ने भी जब पता चला कि आपके पास काम हो रहा है तो बोलते कि आप उसी के पास जाओ। एंड बट समहाउ यू अंडरस्टूड। और आपका ये एक बहुत बड़ा क्वालिटी था कि आप हमेशा कहते थे कि मैं पेरेंट्स से भी बहुत सीखती हूँ। सो दैट वाज कि हम सबको इन्वॉल्व करके करना, दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। उसके अलावा जैसे आपका सेटअप वैसा होना चाहिए ना कि अकोमोडेट करे बच्चों को। इफ यू आर प्लानिंग टू, कोई फायदा तो है नहीं। यस, फैंसी रहना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ फैंसी होना ही एक एडवांटेज नहीं है। एंड इफ यू क्लेम टू बी वर्किंग विद ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, देन यू शुड नो व्हाट ऑटिज्म इज, यू शुड नो व्हाट टू एक्सपेक्ट व्हेन अ चाइल्ड कम्स टू यू। तो अगर वो जो होता है ना कि मेन चीज़ पे क्या काम करना है, क्योंकि एक जगह जहाँ मैं गई थी, मस्त बुक्स निकाले, एंड शी वाज मोर इंटरेस्टेड इन शोइंग ऑफ व्हाट शी हैड देन वर्किंग विद द चाइल्ड। इट समहाउ डिडंट हेल्प, इट नेवर हेल्प्ड। और आप तो वो बच्चे को समझते थे, अब फिर आपको लगता था कि हाँ ऐसे करना चाहिए इसके साथ, दीज आर द थिंग्स विच विल बी रिक्वायर्ड। यस, So I think it's the child who's most important. Yes, है ना? That's yes, what कि it is. how they are और working with the उनको हम therapist. कैसे, कितना हम उनके साथ किस तरीके से रह रहे हैं। पर पेरेंट्स आजकल बोलते ही हैं कि उसका सेटअप बहुत अच्छा है, बट सेटअप डजंट हेल्प। Just setup doesn't help, help. but setup with a good therapist definitely helps. डेफिनेटली। कौन से ऐसे स्पीड ब्रेकर्स थे जो बहुत ज़्यादा थे, कौन से मेजर रोड ब्लॉक्स आए, और कौन से ऐसे एरियाज है जिस पर आप अभी वर्क कर रहे हो अर्नव के साथ? अर्नव का क्राइंग वाज ऑलवेज बहुत परसिस्टेंट, बहुत रोता था, तो ऐसे घंटे घंटे रोता था, तो वो मुझे एक एक्सेप्टेबल बिहेवियर में लाना था, तो उस पर हमने बहुत काम किया। फिर और यहाँ पे सबको एक अप्रोच लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर घर पे ग्रैंड पेरेंट्स है, फादर जो भी हो, सब मिलके अगर आपने एक स्टैंड लिया है तो वो फॉलो करना पड़ेगा। जैसे अर्नव रोता था तो उसको गोदी उठाना पड़ता था, तो मैंने तो बोला कि उसको कोई गोदी नहीं उठाएगा। अब ये सब तो इन लॉज को भी बताना पड़ेगा, अभी बच्चे को रुला रहे हो। पर जब भी उन्होंने देखा कि इससे फ़ायदा हुआ, तब जाके तो ये एक एक्सेप्टेबल बिहेवियर लाने में हमें सबको एक साथ मिलके काम टीम बन के करना टीम तो ये इस पे हमने बहुत काम किया। फिर एडीएल्स में, क्योंकि उसके टॉयलेट ट्रेनिंग उस पे बहुत काम हुआ है। फिर जो भी है कपड़े पहनना, उस पे हमने बहुत काम किया है। तो एडीएल्स, फिर सेल्फ रेगुलेशन, वो जो
अगेन SI was very important. सेंसरी इंटीग्रेशन। Sensory integration. और अभी किन एरियाज़ पे आप काम कर रहे हो? अभी जो एरिया है कि अभी भी उसको नॉट टैंट्रम्स, वो बिहेवियर्स आ जाते हैं, तो ये सेंसरी डाइट तो चालू रखना ही है। फिर नाउ कोई ऐसी एक्टिविटी जो वो खुद से कर सके, जैसे हमने उसको कंप्यूटर में इंट्रोड्यूस करवाया, प्लेइंग गेम्स ऑन कंप्यूटर्स, तो थोड़े वक्त के लिए ही कैन एंगेज हिमसेल्फ मीनिंगफुली, और वो खुश भी रहता था। सो मैं सबसे हैरान थी जब मुझे भी वो गेम खेलना नहीं आता, जैसे कि टेम्पल रन, सो 1 2 ही इज़ सो गुड, मैनी ऑफ द ऑटिस्टिक किड्स आर। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी कि अरे वो गेम खेल रहा है, वो भी टेम्पल रन 2 खेल रहा है, सो हमसे भी अच्छा खेलता है। तो एक अपने आप को एंगेज करे, या तो उसको गाना बहुत पसंद है तो यूट्यूब लगा के अगर वो सुने, या तो टीवी पे गाना सुने, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें करना, और नाउ घर की एक्टिविटीज़ में उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं। सो दोज ऑल थिंग्स इज़ हेल्पिंग। नीता, जब से डायग्नोसिस मिला करण को, तब से लेके अब तक लाइफ में क्या चेंज हो गया है आपके? रीना, हम पेशेंट हुए हैं बहुत, मतलब वी लर्न टू बी पेशेंट एंड वी लर्न दैट lots of things do not matter, lots of things which we pay so much of attention to do not matter at all. And Karan has been, I think Karan has taught me to be peaceful in all situations. तो वो कंपलसरी हो गया, ज़बरदस्ती होने लगे रीना। मैं परेशान होती थी तो करण ज़्यादा परेशान हो जाता था, और फिर अब उसको रोकने के लिए आई हैड टू ट्रेन माई सेल्फ टू बी मोर पीसफुल। देन उस तरह की चीज़ें हुई, तो मुझे ऐसा लगता है कि करण, इंस्टेड ऑफ मी टेकिंग केयर ऑफ करण और इंस्टेड ऑफ मी टीचिंग करण थिंग्स, करण हैज़ टॉट मी लॉट्स ऑफ थिंग्स एंड विच इज़ हेल्पिंग मी इन माई लाइफ, आई थिंक। ट्रू, दे टीच अस अ लॉट ऑफ थिंग्स। ऐसा है कि हमने इतने चैलेंजेस फेस किए हैं अर्नव को बड़ा करने में, तो अभी हमें ऐसा नहीं सोचते कि यार ये मेरे साथ क्यों हुआ। हम ये सोचते कि ऐसा हो ही सकता है, तो चलो हम इसको भी झेल लेते हैं, फिर कोई ना कोई सोल्यूशन तो आ ही जाएगा। कुछ भी सरप्राइज नहीं करता, नथिंग रियली सरप्राइजेज अस नाउ एनी मोर। तो और आनंद और मेरा ऐसा हुआ है कि बोलते हैं कि चलो ये तो हो गया, अब कुछ बदल तो नहीं सकता, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड अ सोल्यूशन। सो नाउ पेटी मैटर्स डोंट मैटर एट ऑल। हम ऐसे, हमें अर्नव ने ऐसे बनाया, लाइक कि अभी ज़्यादा सोच के लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, अभी वी डोंट केयर। हम वी नेवर, अभी तो हम अपने ज़िंदगी में बड़े खुश हैं। सो एंड वी ट्राई टू कीप, अर्नव भी हैप्पी है, हम भी हैप्पी है। सो इन अ वे वी ऑल हैव इवॉल्व्ड because of Arnav around us, because of him around us. So and yes, true, we have become, हम बड़े patient हो गए हैं, and so they're like a guru leading you. Yeah, Reena, yes, Reena. I feel it. I strongly believe it also. नहीं, they have at least made us a good human beings. इतना मैं बोल सकती हूँ. Yes, I agree with that. Beautiful. तो ये कब decide किया रूबी कि जैसे हम स्कूल से थेरेपीज़ पर आए कि बस हो गई अब थेरेपीज़, अब हमको वोकेशनल की तरफ जाना है, तो ये कैसे पता चला? क्योंकि हमें तो ऐसा लगता है कि वी शुड एक्सेप्ट कि हाँ, बच्चे की अब यही कैपेसिटी है। अब वही चीज़ अगर 10 साल में भी बच्चा उसको लिखना बहुत उसको तकलीफ़ होती है लिखने में, तो उस पर और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, कुछ और करें। लेट हिम पिक अप द कार्ड्स। तो इसी तरह से हम इंस्टेड ऑफ टीचिंग हिम एकेडमिक्स, हम फंक्शनल एकेडमिक्स में ज़्यादा ध्यान देने लगे। जैसे अगर उसको वो वर्ड सिखाएं जो उसकी डेली रूटीन में काम आती है, तो वर्ड्स जैसे ब्रेड, मिल्क, जो वो मांग सके, तो साइट रीडिंग ही कर ले, पॉइंट ही कर ले, पिकअप करके दे दें, तो ज़रूरी नहीं है उसको लिखना ही है। फिर मनी का कॉन्सेप्ट अगर
उसी सिलसिले में जाना है तो मनी कॉन्सेप्ट सिखा दे कि चलो एटलीस्ट रिकग्नाइज तो कर ले सकेगा कितना पैसा देना है या क्या है। फिर थोड़ी शॉपिंग, ठीक है जाके वो पूरा खरीद के पैसे दे के नहीं आ सके, इतना ही कर ले कि उसको पसंद क्या है वही शॉपिंग करके वही डिसाइड करे, और फिर घर के कामों में उसको इन्वॉल्व करे, फोल्डिंग क्लोथ्स जो कि उसके फ्यूचर में काम आएगा, उसको एंगेज करके रख पाएगा। जैसे सुबह से उठ के वो अपनी बेड ठीक करे, फिर कपड़े फोल्ड करके रखे, फिर वो एक सैंडविच बना के खाए अपने आप, तो मुझे नहीं लगता है 2 टाइम्स के टेबल उसको हेल्प करेगा। अपने उसको भूख लगेगी तो 2 टाइम्स की टेबल काम नहीं आने वाली, वो सैंडविच बना के खाए, दैट विल बी मोर इम्पॉर्टेंट। तो इट वॉज़ वेरी क्लियर कि हाँ वी एक्सेप्टेड कि चलो हाँ एकेडमिक्स, मेरे हस्बैंड ने बहुत पहले बोला था कि ये उस इट्स नॉट हेल्पिंग, बट देन मैं भी फिर भी बहुत दिन तक आई फील यू डिड वॉट यू थॉट कि उसको एक अपॉर्चुनिटी देनी है ताकि फ्यूचर में ये नहीं लगे कि काश मैंने ये किया होता तो शायद हो जाता। हाँ पर वो ही ना, फिर जाके एक पॉइंट पे यू हैव टू एक्सेप्ट कि नहीं दिस इज़ नॉट वर्किंग। पर कुछ पेरेंट्स की नहीं, एकेडमिक्स ही कराना है, एकेडमिक्स ही कराना है। इट वॉज़ वेरी क्लियर टू अस कि अब तक अगर वो ABCD लिख नहीं आ रहा है, रोट में तो बोल देगा, पुल एंड पुश भी बोल देता है और ऑपोजिट्स भी बोल देता है, पर उसको यही नहीं पता है कि पुल क्या है पुश क्या है, तो उसको वो सिखा के फ़ायदा क्या है, आप बताइए। विनीता, करण की ऐसी क्या चीज़ें हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से आपको बहुत गर्व महसूस होता है? उसका अनकंडीशनल लव रीना, जैसे उसकी कोई गलती नहीं रहे और फिर भी मैं उसको चिल्ला दूँ, मतलब नहीं समझ में आया, मुझे समझ में नहीं आया और मैंने उसको चिल्ला दिया, तो भी रीना उसको कोई ग्रज या उसके चेहरे पे कोई रिएक्शन नहीं होता है रीना। एंड ही वुड ट्राई टू लाइक हेल्पलेसली वो मुझे देखेगा या वैसे देखेगा, लेकिन वो कभी भी ग्रज नहीं, बिना ग्रज कैरी किया, बिना एंगर के फिर भी मुझे प्यार करता रहता है। वो मुझे बहुत बार मतलब मुझे अपने आप पे शर्म भी आती है और उसके ऊपर बहुत गर्व भी होता है उसके इस तरह के बिहेवियर पे। ये करण का ये ऐसा ही अमेज़ेस मी। हाँ, या ऐसा है कि उसको तुम डांट भी लो, कुछ भी करो, पलट के तो ऐसा नहीं है कि वो मारेगा, वो पलट के आपको हग ही करेगा, ऐसा ही होता है। सो सेम आई एग्री। चेहरे पे रिएक्शन भी नहीं आते, वो लविंग ही रिएक्शन रहते हैं रीना। तो ये थोड़ा मतलब खुद को मतलब ऐसा फील होगा कि करण हमसे बहुत सारे लेवल्स ऊपर है स्पिरिचुअली या फिर इवॉल्व्ड है, प्रॉब्ली ऐसा फील होता है। ऐसा लगता है कि इनकी इनोसेंस, आई मीन इट्स सो टचिंग कि लोग इतने इनोसेंट होते हैं, और प्यार हर मायने में क्या चीज़ होती है कोई इनसे ही सीखे क्योंकि लोग इतने इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार देते हैं। सो यू ऑल्सो इन टर्न ऐसा लगता है कि हमने एक्चुअली सीखा है कि प्यार क्या चीज़ है। यस रीना, हम मतलब दिस इज़ वन फील्ड वेयर दे डू इट मच मोर देन व्हाट वी डू फॉर देम। They give lot of more and we give a lot of something else. क्योंकि जब भी हम अगर ऐसा भी है कि हम थके हारे हैं और we have given up, बस उनका हाथ भी हम पकड़ ले तो it gives us so much peace, इतना peace, क्योंकि हम somehow it gives you a calming effect। और एक बहुत important चीज़ है कि लोग इतने कम में खुश है। Yes, इतने कम में खुश है, उनको बस प्यार दे दो, बेसिक नीड्स दे दो और उनको कुछ नहीं चाहिए, ना उनको न्यू टी शर्ट चाहिए, ना कुछ टॉय चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। इतने कम में वो लोग अपने आप को मतलब खुश रखते हैं। दैट्स रियली अमेजिंग। आई मीन नो ग्रजेस, नो जेलेसी, नथिंग, नो एक्सपेक्टेशन। नो एक्सपेक्टेशन। प्यूबर्टी जब सेट इन होती है, क्या वो मुश्किल थी? सी एडोलेसेंस में जब बच्चे आ जाते हैं ना, तो दोज आर दोज टीन एज ईयर्स, द टीन ईयर्स। तो मैंने कहीं सुना था जैसे ही बच्चे टीन्स में आ जाते हैं तो वो लोग बड़े शांत हो जाते हैं, द हाइपर एक्टिविटी रिड्यूसेस। तो ऐसा था कि जैसे 13 हुआ उसके नेक्स्ट डे मैं बोलती यार ये तो अभी भी हाइपर है। आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड। पर ट्रूली इन अर्नव्स केस आफ्टर जब 13 टीन्स आ गए, ही रियली सेटल डाउन एज फार एज हाइपर एक्टिविटी वॉज कंसर्न। तो एंड प्यूबर्टी कंसर्न्स अभी तो धीरे धीरे इट्स स्टेपिंग इन, अभी आ रहे हैं। सो लाइक वी आर ऑल्सो गियरिंग अप टू इट।
एंड देखा जाए क्या स्टोर में है. सो होपफुली वी विल मैनेज इट समहाउ और द अदर. अब सोशल लाइफ कैसे बदली है? बच्चे के लिए सोशल लाइफ कैसी है? आपकी सोशल लाइफ कैसी है? फैमिली ही उसके नियर एंड डियर वंस है, एंड सोशल लाइफ जो है फैमिली और मेरे जो नेक्स्ट फैमिली है वही उसके सोशल लाइफ है. तो हर फंक्शन हो, मूवीज़ हो, रेस्टोरेंट हो, तो वो हम उसे उन्हीं लोगों के यहाँ ले जाते हैं जो उसको समझ पाते हैं. कि कोई भी ऐसे नॉर्मल पेरेंट्स के साथ भी हमारी उतनी नहीं जमती. एक तो हम फ्री नहीं रहते, बच्चा हमारे साथ हमेशा रहता है, उसको कहाँ रख के जाएं. सोशल लाइफ हमारे बस इतने ही है अराउंड द फैमिली, दैट्स इट. हैव यू ट्राइड ऑल्टरनेटिव व्हाट यू से मेडिसिन या रेकी या क्रिस्टल्स या एस्ट्रोलॉजी, ऐसे कुछ ट्राई किया है क्या आपने? अभी ये आंसर वही कर सकता है कि जो दोनों क्या हो. तो कुछ हद तक हमने सब कुछ ऐसे थोड़े बहुत ट्राई करते हैं. तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ़र्क पड़ा था थेरेपी. सो हम आप जैसे हमको सिखाया था कि कुछ भी हर चीज़ पे हमने वर्क किया. अर्नब की टॉयलेट ट्रेनिंग और कपड़ा पहनना भी इट्स लाइक आपने ही सिखाया था कि बैकवर्ड चेंज जैसा होना चाहिए. तो वही कि पहले अंदर डाले, फिर 2 हाथ निकाले, फिर सामने पीछे देखे, फ्रंट बैक हो, और फिर इनसाइड आउट. और इस सब चीज़ों में हमने मेहनत की है. वी हैव गिवन टाइम, वी हैव टॉट हिम. द ओनली थिंग मेरे हिसाब से अर्नब के ऊपर काम किया है टिल डेट इज़ थेरेपी. कीप योर सेल्फ फ्री. और अगर आपको टाइम नहीं है तो कीप अ थेरेपिस्ट हु विल डू द वर्क. बिकॉज बच्चों पे काम करना इम्पॉर्टेंट है, कोई भी करे. So this is very important. Nothing else help. Yeah, Reena, persistence actually. Persistence, yes, and you keep working on the child. और Only will तुरंत it help. रिजल्ट नहीं दिखेंगे. नहीं. और इसको भी साल, टॉयलेट ट्रेनिंग को साल लग गए, कपड़ा पहनने को साल लग गए. So not give up hope कि नहीं होगा. और हमारे बच्चों में कैपेसिटी है. It's only we have to be persistent, and even they give us good results. and once they've learned there is no unlearning. Yes. तो और वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है टू टीच देम द राइट मेथड ऑफ लर्निंग. क्योंकि वो एक बार कुछ गलत सीख गया, उसको अनलर्न करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. yes. So thank you so much Vinita, thank you so much Ruby. We are also was very thanks to you, Reena, thanks actually. to you. It was a big pleasure seriously to have you here to chat with you and for you to come all the way and share your experience. You know, मतलब ये काफ़ी हेल्प करेगा बहुत सारे लोगों को. So बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. Same with us. ये वी आर पार्ट ऑफ दिस ऑल्सो. वी आर रियली ग्रेटफुल कि ऐसे कुछ हो, somebody हाँ, gets Reena. help from this. It's very important. Guys, keep watching, stay tuned on my channel, and I have invited a lot of parents who would share their experiences. Stay tuned and keep watching. Thank you.